हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट स्पेशल बिग बिजनेस हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल बिग बिजनेस पर क्या क्या हुआ और हमें इस शो पर कौन कौन सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट स्पेशल बिग बिजनेस का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक के शो की शुरुआत में हमने देखा कि रेने पैकेट बैक स्टेज से प्रोमो कट करते हुए कह रही थी कि इस वीक के शो पर काफी सारी चीजें जैम पैक है और वो एक तरीके से यहाँ पर डायनामाइट शो को हाइप कर रही थी। लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक गाड़ी आई और गाड़ी का दरवाजा खुला पर क्लियरली कुछ नहीं दिखाई दिया कि गाड़ी के अंदर से कौन आया है। लेकिन सब लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। पर इसके बाद जब कैमरा अरीना के अंदर घूमा तो गाइज हमें जैम पैक अरीना के अंदर मर्सिडीज मोने का थीम सॉन्ग बजते हुए दिखाई दिया और मर्सिडीज मोने AEW के अंदर आ गए हैं। और ये देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी खुश हो चुका था और देखने में लग रहा है कि उनका गिमिक कुछ CEO टाइप का होने वाला है। और ऐसे में ही रिंग के अंदर आकर बात करते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि फाइनली उन्हें अपने घर के अंदर आकर काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मर्सिडीज मोने ने सबसे पहले पूरे के पूरे क्राउड को थैंक यू कहा, क्योंकि पिछले 2 साल के लिए क्राउड ने मर्सिडीज मोने को जहाँ जा रही है वहाँ पर उन्हें फॉलो किया है और उन्होंने जो मर्सिडीज मोने को प्यार दिया है उसके अलावा मर्सिडीज मोने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मर्सिडीज मोने के पास सिर्फ उनके ड्रीम्स थे जो कि वो करना चाहती थी। उन्हें लोगों का जो प्यार मिला है उस प्यार के चलते ही मर्सिडीज मोने अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाई है। और इसीलिए मर्सिडीज मोने ने ड्रीम्स देखना सिखाने के लिए सबसे पहले एडी गरेरो को थैंक यू कहा और पूरे के पूरे क्राउड को उन्हें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहा। लेकिन यहीं पर डायरेक्टली बिजनेस के बारे में बात करते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि इस वीक डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर उनके लिए काफी फेमिलियर फेस यानी कि वो नाइटिंगेल रसल करने वाली है, तो देखना चाहती है कि मेन इवेंट के अंदर क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए मर्सिडीज मोने ऑल इलीट है। जो बातें मर्सिडीज मोने ने कही और यहाँ पर ग्राफिक भी आ गया और मर्सिडीज मोने ने उन्हें अपॉर्चुनिटी देने के लिए टोनी खान को भी थैंक यू कहा। जिस तरीके से मर्सिडीज मोने ने AEW के डायनामाइट शो की शुरुआत में ही शो पर अपना डेब्यू कर लिया था और उनकी अपीयरेंस सही तक नहीं थी, क्योंकि हमें मेन इवेंट के अंदर भी उनका रोल देखने को मिला है। इसलिए शो के मेन इवेंट के अंदर क्या हुआ ये जानने के लिए भी वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। पर इसके बाद हमें शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट वीक समाओ जो ने स्वर्ड स्ट्रिकलैंड पर अटैक कर दिया था और इसके बाद रेने पैकेट समाओ जो का बैक स्टेज से इंटरव्यू ले रही थी और उनके टाइटल मैच के ऊपर बात करते हुए समाओ जो ने कहा कि वार्डलो और समाओ जो इनके बीच में काफी ज्यादा हिस्ट्री रह चुके हैं, लेकिन आज तक समाओ जो वार्डलो से उनका बदला नहीं ले पाए, क्योंकि समाओ जो तो टॉप पर पहुंच चुके हैं। लेकिन वार्डलो को लगता है कि वो चैंपियनशिप मटेरियल है। लेकिन इस वीक समाओ जो भी प्रूव कर रख देंगे कि वार्डलो चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है। जो बात यहाँ पर समाओ जो ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर एडम कोल और वार्डलो के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि एडम कोल एक तरीके से एक बुक पढ़ रहे थे और मानो कि उस बुक के अंदर वार्डलो की स्टोरी लिखी हुई थी। और यहाँ पर एडम कोल ने बताया कि कैसे वार्डलो को पहले दबाकर रखा गया था सो कॉल्ड डेविल की तरफ से, लेकिन वार्डलो ने अपने दम पर कुछ चैंपियनशिप जीती पर लोग उन्हें भूल गए। लेकिन अब वार्डलो एक नए किंग के अंडर काम कर रहे हैं और वो फिर एक बार एक काफी बड़े मॉन्स्टर को हराने के लिए जा रहे हैं और फिर एक बार वार्डलो तोहफा अपने मास्टर को सर्व करने वाले हैं। जो स्टोरी यहाँ पर एडम कोल ने पढ़ी तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या वार्डलो ऐसा करते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर समाओ जो आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आगे वो शो पर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वार्डलो के खिलाफ डिफेंड करने वाले थे। और जैसे वार्डलो इस मैच के लिए आ गए वैसे वार्डलो ने समाओ जो पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसी फाइट के चलते ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जहां पर हमें इस मैच की शुरुआत से ही दोनों ही स्टार्स एक दूसरे पर अटैक करते हुए दिखाई दिए। और इन दोनों के बीच का ये मैच देखकर भी पूरा का पूरा क्राउड मीट की चैंट्स कर रहा था, जो कि आजकल आपको पता ही होगा कि AEW के अंदर हेवीवेट सुपरस्टार्स के लिए हो ही रहा है। और इसी बीच हमें वार्डलो की तरफ से भी इस मैच के अंदर हेवीवेट होने के बावजूद कुछ हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं। और वार्डलो भी काफी देर तक इस मैच के अंदर बने रहे, पर समाओ जो ने भी वार्डलो को अच्छी खासी टक्कर दी। और एक टाइम के लिए जब समाओ जो वार्डलो पर एक पावर स्लैम लगाने के लिए जा रहे थे तो वार्डलो किस तरीके से इससे बच तो पाए, पर देखने में लगा कि उन्हें उनके पैरों के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है और इससे वो रसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। पर वार्डलो फिर भी मैच के अंदर बने रहे और जब वो समाओ जो पर अपना फिनिशर पावर बम लगाने के लिए जा रहे थे तो समाओ जो ने इसे आउट ऑफ नोवेयर अपने सबमिशन कोकिना क्लंच के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और मुझे लग रहा था कि वार्डलो इससे बच सकते हैं, पर सरप्राइजिंगली वार्डलो पास आउट हो गए और समाओ जो ने काफी आसानी से मैच जीत लिया, जो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन वार्डलो काफी आसानी से हार गए हैं, तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके कैरेक्टर के साथ क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर के लिए ये हार एक काफी बड़ी हार है। लेकिन समाओ जो के मैच जीतते ही हमने देखा कि स्वर्ड स्ट्रिकलैंड
की तरफ आ रहे थे, जहाँ पर सिक्योरिटी स्वर को रोकने में लगी हुई थी, पर स्वर ने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स पर अटैक कर दिया और रिंग के अंदर आ गए। पर तब तक समाजो रिंग छोड़कर भाग गए थे, जिससे अब स्वर भी समाजो के पीछे गुस्से में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में द एलीट यानी कि ओकाडा और बक्स का इंटरव्यू लेना चाहते थे, और एलेक्स मार्वेज ने ओकाडा से पूछा कि उन्होंने द एलीट क्यों ज्वाइन की। लेकिन इसका जवाब देते हुए सबसे पहले निक जैक्सन ने फिर एक बार ओकाडा को सिर्फ ओकाडा नहीं बल्कि काजुचिका ओकाडा कहकर बुलाने के लिए एलेक्स मार्वेज को फोर्स किया। लेकिन यहीं पर बात करते हुए मैट जैक्सन ने कहा कि सिंपल सी बात है कि ओकाडा और यंग बक्स इनकी फ्रेंडशिप 15 साल से भी ज्यादा है, और AEW के अंदर ओकाडा सबसे ज्यादा उन पर ही ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो सिंपली यंग बक्स के साथ आए हैं। जो बातें मैट जैक्सन ने बताई। लेकिन यहीं पर बात करते हुए ओकाडा ने कहा कि ओकाडा सबसे पहले एडी किंगस्टन को बताना चाहते हैं कि ओकाडा ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप के पीछे आने वाले हैं। पर जहां तक बात है एलेक्स मार्वेज की, तो फिलहाल के लिए एलेक्स मार्वेज को मैट जैक्सन को हैप्पी बर्थडे कहना चाहिए, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। और इस पर एलेक्स मार्वेज ने मैट जैक्सन को हैप्पी बर्थडे विश तो किया, पर बक्स के साथ रहकर ओकाडा भी इतने बुली बन चुके हैं कि ओकाडा ने एलेक्स मार्वेज को हैप्पी बर्थडे सिंग करने के लिए कहा, जिसके बाद एलेक्स मार्वेज ने मैट जैक्सन के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाया। पर इसके बाद में शो पर ओकाडा और यंग बक्स एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर एडी किंगस्टन पार्क और पेंटा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर मैच की शुरुआत में तो मैट जैक्सन फ्रेंडली कंपटीशन के जरिए मैच शुरू करना चाहते थे, पर पाक और उनकी टीम ने मैट जैक्सन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और एक के बाद एक इस मैच के अंदर पाक और पेंटा यंग बक्स पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जो देखकर यंग बक्स ने स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर ओकाडा को टैग दे दिया। और ऐसे इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन भी लीगल हो गए, जहाँ पर इन दोनों को भी इस मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हुए देखने के लिए मजा ही आ गया, और इन दोनों के बीच में भी अच्छे खासे मूव्स एक्सचेंज हुए। पर हम देख पा रहे थे कि इस मैच के अंदर ओकाडा भी हील सुपरस्टार बनकर पूरी तरीके से हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। मानो जब एडी किंगस्टन टैग देने के लिए जा रहे थे, तब ओकाडा ने पीछे से जाकर पाक पर भी अटैक कर दिया। जिस तरीके से ओकाडा इस मैच के अंदर पूरी तरीके से हील सुपरस्टार बनकर रेसल कर रहे थे, जैसा मैंने आज से पहले कभी ओकाडा को करते हुए नहीं देखा। पर इससे ओकाडा का कैरेक्टर भी देखने के लिए काफी मजा आ रहा था, और इसी बीच हमें इस मैच के अंदर अच्छे खासे हाई फ्लैग मूव्स भी देखने को मिले। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मैच के क्लोजिंग पॉइंट्स पर हमने देखा कि एडी किंगस्टन ओकाडा पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर ऐसे में मैट जैक्सन सामने आए और एडी किंगस्टन ने उन पर फिनिशर लगा दिया। जहां पर रेफरी मैट जैक्सन को देख ही रहा था कि पीछे से निक जैक्सन ने एडी किंगस्टन पर एक लो ब्लो लगा दिया, और एज अ रिजल्ट एडी किंगस्टन पर अपना फिनिशर रेन मेकर लगाकर उन्हें पिन कर ओकाडा ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो ओकाडा की टीम के लिए अच्छी खासी विक्ट्री रही, और ऐसे में ओकाडा ने फिर एक बार ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप उठाकर क्लियर कर दिया कि वो चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है, क्योंकि इस हार से एडी किंगस्टन तो गुस्से में दिखाई दे ही रहे थे, लेकिन पाक भी काफी नाराज थे। तो देखना पड़ेगा कि क्या इनके बीच में भी आगे झगड़ा होता है या नहीं। लेकिन इसके बाद में शो पर एडम कोपलन यानी कि एज और क्रिश्चियन केज के मैच के लिए खाए वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद टोनी शिवानी रिंग के अंदर आ गए और टोनी शिवानी ने विल ऑस्प्रे को यहाँ पर बुला लिया। और गाइस फिर एक बार ऑस्प्रे के एंट्रेंस के दौरान जो क्राउड हल्ला मचाता है वो देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और यहाँ पर ऑस्प्रे के थीम सॉन्ग पर जब क्राउड ऑस्प्रे ऑस्प्रे कहता है, तो गाइस वो तो कोडी रोड्स के ओहो से भी काफी जबरदस्त लग रहा है, जो कि अगर आपने देखा है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको कैसा लगा। पर यहाँ पर आकर बात करते हुए विल ऑस्प्रे ने ब्रायन डेनियल्सन के बारे में बातें कही, और विल ऑस्प्रे ने कहा कि ब्रायन ने ऑस्प्रे के खिलाफ मैच देने के लिए उन्हें चूज किया है। ये देखकर विल ऑस्प्रे काफी ग्रेटफुल है, क्योंकि ब्रायन को भी लगता है कि ऑस्प्रे वर्ल्ड के बेस्ट सुपरस्टार्स में से एक है। पर ब्रायन ये ना समझे कि विल ऑस्प्रे प्रूव करने के लिए काफी हल्का रूट इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ऑस्प्रे वर्ल्ड के बेस्ट सुपरस्टार है। ये दिखाने के लिए ऑस्प्रे ने एक टाइम पर ब्रायन के ही राइवल यानी कि ओमेगा पर भी एक टाइगर ड्राइवर 98 लगा दिया था, जहां पर ओकाडा सीधा अपने सिर के बल गिरे थे। और ये देखकर जब टॉप लेवल मीडिया जर्नलिस्ट ने ऑस्प्रे से पूछा कि क्या जरूरी था, तो ऑस्प्रे ने बिना हिचकिचाए हुए कहा था कि हाँ ये बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड के बेस्ट सुपरस्टार है। तो इससे ब्रायन भी समझ ले कि ऑस्प्रे खुद को ग्रेट साबित करने के लिए कहीं पर भी नहीं रुकने वाले, और अगर ऑस्प्रे ब्रायन के साथ वो चीज करते हैं तो ब्रायन का करियर वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ब्रायन ने काफी बड़ी रिस्क ले ली है, क्योंकि ब्रायन अब खुद वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार को फेस करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर ऑस्प्रे ने कही, तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब ऑस्प्रे और ब्रायन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। पर इसके बाद में डियाना पुराजो के लिए भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए डियाना पुराजो ने टोनी स्टॉर्म और मरिया में इन दोनों को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और गाइस देखने के लिए मजा आएगा कि यहाँ पर डियाना पुराजो का टैग टीम पार्टनर कौन होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर डार्बी अलिन एक 1-on-1 मैच के अंदर जे व्हाइट को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही हमें डार्बी अलिन जे व्हाइट पर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दिए, मानो कि उनका आखिरी मैच है और उन्हें इस मैच के अंदर अपना 100% देना है। जिसी बीच हमें डार्बी की तरफ से इस मैच के अंदर काफी खतरनाक मूव्स भी देखने को मिले, लेकिन जे व्हाइट भी इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने डार्बी अलिन की इंजर्ड पीठ को टारगेट करना स्टार्ट कर
दिया, जिससे कि वो इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पा रहे थे। और कई बार जे व्हाइट इस मैच के अंदर स्टिंग को भी मॉक करने के लिए गए और स्टिंगर स्प्लैश लगाने के लिए गए, पर डार्बी ने इसे रिवर्स कर उन पर स्टिंगर डेथ ड्रॉप लगा दिया, जो डार्बी की तरफ से स्टिंग के लिए काफी बढ़िया ट्रिब्यूट रही। और इसी मैच में हमें काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिल ही रहा था कि एक टाइम के लिए डार्बी अलिन का फिनिशर रिवर्स करने के लिए जे व्हाइट यहाँ पर एप्रन पर गए, पर डार्बी कहीं पर रुकने वालों में से नहीं थे और डार्बी एप्रन पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, जहाँ पर डार्बी काफी खतरनाक तरीके से गिर गए। और ये देखकर पूरा का पूरा क्राउड डार्बी के लिए काफी केयर कर रहा था। काउंटआउट के सहारे मैच जीतने के लिए गए, पर जैसे ही डार्बी काउंटआउट ब्रेक कर रिंग के अंदर आए, वैसे ही डार्बी पर अपना फिनिशर ब्लेड रनर लगाकर उन्हें पिन कर जे व्हाइट ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो जे व्हाइट के लिए काफी शानदार विक्ट्री रही, लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद हमने देखा कि जे व्हाइट डार्बी को रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, पर जैसे डार्बी ने हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे किया, वैसे ही जे व्हाइट ने डार्बी की तरफ गन का सिग्नल किया, यानी कि क्लियर था कि बुलेट क्लब गोल्ड अब डार्बी पर अटैक करने वाला है। और यहाँ पर हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि गन्स ने डार्बी अलिन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और जे व्हाइट ने रिंग के नीचे से रिंग के अंदर एक स्टील चेयर लाई और जे व्हाइट ने वो स्टील चेयर डार्बी अलिन के पैरों के अंदर फंसाई और वो बेसबॉल बैट से उस स्टील चेयर पर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे। कितने में हमने देखा कि यहाँ पर अक्लेम और डैडी एस आ गए और इन्होंने जे व्हाइट और द गन्स को रोक लिया और ये कह रहे थे कि इतने एक्सट्रीम होने की कुछ जरूरत नहीं है। और द अक्लेम यहाँ पर डार्बी अलिन को रिंग के नीचे ले जा रहे थे, लेकिन डैडी एस ने जे व्हाइट के हाथ से उनकी बैट ले ली, जिससे कि वो डार्बी अलिन पर अटैक ना कर पाए। पर ये देखकर जे व्हाइट ने गुस्से में डैडी एस पर ही अटैक कर दिया और ये अटैक देखकर अक्लेम भी काफी सरप्राइज था। लेकिन जैसे ही द अक्लेम रिंग के अंदर आया, वैसे हमें यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड द अक्लेम पर भी अटैक करता हुआ दिखाई दिया और बुलेट क्लब गोल्ड ने चैंपियनशिप से द अक्लेम पर भी अटैक कर दिया और बिली गन पर अपना फिनिशर ब्लेड रनर भी लगा दिया। और आखिरकार डार्बी को रिंग के अंदर ले आकर बुलेट क्लब गोल्ड ने डार्बी अलिन के पैर के अंदर स्टील चेयर फंसाई और उस पर बेसबॉल बैट से अटैक कर दिया, जिससे डार्बी अलिन तो काफी दर्द के अंदर थे। पर अब देखने के लिए मजा आएगा कि बुलेट क्लब गोल्ड ने कंफर्म कर दिया है कि उनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर जेरिको और हुक एक टैग टीम मैच के अंदर टोंगा लियोना और बिशप कान को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर भी हमें जेरिको और हुक की तरफ से काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और मैच की शुरुआत से दोनों मिलकर बिशप कॉन और टोंगा लियोना दोनों पर अच्छे खासे मूव्स लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही जेरिको अकेले इस मैच के अंदर लीगल हुए, वैसे ही गेट्स ऑफ एगनी ने यहाँ पर जेरिको पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर जेरिको काफी बार कमबैक करने के लिए काफी छटपटा रहे थे। लेकिन इसी बीच जेरिको अपने हाई फ्लाइंग मूव्स भी लगा रहे थे, जो देखकर लग रहा है कि आजकल पता नहीं जेरिको को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपने 20s के अंदर है, क्योंकि जेरिको ने इस मैच के अंदर अपने अच्छे खासे हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए। लेकिन जैसे हुक इस मैच के अंदर आए, वैसे हुक ने टोंगा लियोना और बिशप कान इन दोनों को रिंग के बाहर कर दिया और दोनों पर अच्छे खासे मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए वो टोंगा लियोना को भी उठाकर फेंक पाए। पर गेट्स ऑफ एगनी के दोनों मेंबर्स ने मिलकर हुक पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर दोनों ही हुक पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे, तो हुक ने इसे रिवर्स कर अपने सबमिशन यानी कि रेड ड्रम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और जब टोंगा लियोना तोड़ने के लिए गए, तो जेरिको ने उन्हें रिंग के नीचे खींच लिया और रिंग के अंदर जाकर जेरिको और हुक दोनों ने मिलकर बिशप कान पर अपना सबमिशन लगाया हुआ था, जहाँ पर ही टैप आउट हो जाता। लेकिन फिर एक बार टोंगा लियोना सबमिशन तोड़ने के लिए आ रहे थे, तो जेरिको ने उन्हें रिंग के बाहर कर दिया, पर रिंग के अंदर बिशप कान ने टैप आउट कर दिया और एज अ रिजल्ट जेरिको और हुक के टैग टीम ने अपना पहला मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनकी टीम के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि मैं रेने पिकेट बैकस्टेज में काइल ओराइली का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए काइल ओराइली ने कहा कि काइल ओराइली अपने दम पर अपना कमबैक करना चाहते हैं और इसलिए काइल ओराइली इस वीक कोलिजन शो पर अपना रिटर्निंग मैच रसल करने वाले हैं। जो बातें काइल कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ गए और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने भी काइल को अपना सिंगल्स कमबैक करने के लिए गुड लक विश किया। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक काइल का मैच किसके खिलाफ होता है और काइल अपना रिटर्निंग मैच जीतते हैं या नहीं। पर इसके बाद में शो पर शो के मेन इवेंट यानी कि रिहो वर्सेस विलो नाइटिंगेल मैच के लिए एक हाइप वीडियो भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि रिहो अपने मेन इवेंट मैच के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन इतने में ही यहाँ पर मर्सिडीज मोनी आ गई और उन्होंने भी रिहो को उनके मैच के लिए गुड लक विश किया। जिसके बाद मेन इवेंट से पहले रेने पिकेट बैकस्टेज में जेरिको और हुक का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि हुक के साथ काम कर मजा आया, पर जेरिको देखना चाहते हैं कि क्या हुक के अंदर दम है कि वो जेरिको के साथ साथ उनके अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्यों ना नेक्स्ट वीक जेरिको और हुक के बीच में एक 1-on-1 मैच हो जाए, जिसके लिए हुक भी मान गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब जेरिको और हुक एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना शानदार होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें विलो नाइटिंगेल एक 1-on-1 मैच के अंदर रिहो को फेस करती हुई दिखाई दे रही थी। और गाइस मैच की शुरुआत से ही हर बार की तरह इस मैच के अंदर अंडरडॉग स्टोरी काफी जबरदस्त चल रही थी कि रिहो किसी भी तरीके से यहाँ पर विलो नाइटिंगेल को टेक डाउन करना चाहती थी, लेकिन विलो नाइटिंगेल की मूव्स के सामने वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। पर इसी बीच हमें रिहो की तरफ से भी कुछ शानदार मूव्स देखने को मिले हैं और इस मैच के अंदर भी अच्छा खासा बैक एंड फोर्थ एक्शन चला, जहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी इस मैच के लिए काफी हाइप्ड अप था।
पर मैं इस चीज को देखकर काफी खुश था कि इस मैच के अंदर कोई इंटरफेरेंसेस नहीं हुए। और गाइस इस मैच के आखिर में बिल्कुल ही क्लीन विलो नाइटिंगेल ने रियो पर अपना फिनिश लगा दिया और उन्हें पिन कर विलो नाइटिंगेल ने एकदम क्लीनली मैच जीत लिया है, जो उनके लिए काफी अच्छी विक्ट्री रही। और ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर रियो और विलो नाइटिंगेल ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाई। लेकिन ऐसे में हमने देखा कि सभी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद जूलिया हार्ट रैंप पर खड़ी थी, लेकिन रिंग के अंदर पीछे से स्काई ब्लू ने विलो नाइटिंगेल पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे में ये दोनों विलो नाइटिंगेल को टेक डाउन कर रही थी और यहाँ पर जूलिया हार्ट टीबीएस चैंपियनशिप लेकर विलो नाइटिंगेल पर अटैक करने के लिए जा ही रही थी। कितने में उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर मर्सिडीज मोने एके साशा बैंक्स आ गई और यहाँ पर आकर मर्सिडीज मोने ने स्काई ब्लू को टेक डाउन किया और इनके अंदर जाकर उन्होंने जूलिया हार्ट पर भी अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें भी रिंग के बाहर कर दिया। और आखिरकार जब विलो नाइटिंगेल और मर्सिडीज मोने एक दूसरे के आमने सामने आए तो देखने में लग रहा था कि प्रोबेबली इनके बीच में कुछ फाइट हो सकती है। लेकिन सरप्राइजिंगली विलो नाइटिंगेल ने यहाँ पर मर्सिडीज मोने को AEW के अंदर वेलकम किया और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे काफी पसंद आया है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है और आपको AEW का बिग बिजनेस 2024 कैसा लगा। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?